Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss null vector. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक लिया था यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों नल वेक्टर, ठीक है। नल का मतलब होता है जीरो, ठीक है, यानी कि जीरो वेक्टर। कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अ सर्कल हैविंग जीरो रेडियस अ सर्कल हैविंग जीरो रेडियस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्कल को, अगर मैं सर्कल को रिप्रेजेंट करूं तो जस्ट लाइक दैट, सो दिस इज सर्कल। क्यों? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो? जीरो, दिस वन। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं ये ए वेक्टर और एक ये दूसरा ए वेक्टर, इस वेक्टर में से इसको घटा दो, इस वेक्टर में से इसको घटा दो। पहली बात, कभी भी कोई वेक्टर नेगेटिव या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कभी भी कोई वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालाइज करके देखो, ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है और क्यों कह रहा है। अच्छा, मैं एक डायरेक्शन की बात करूं, क्योंकि वेक्टर हैविंग द डायरेक्शन, तो कभी भी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन को कैंसिल आउट किया जा सकता है? नहीं। अगर मैं बात करूं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो क्या आपस में ये कैंसिल आउट हो सकती हैं? नहीं, कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकती। तो अगर मैं वेक्टर को माइनस करूं तो क्या वो पॉसिबल है कि माइनस हो सकता है? नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें से इसको घटाना चाह रहा हूं तो डेफिनेटली ये तभी माइनस होगा जब मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं जस्ट लाइक दिस, यानी कि इसका ये क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जो भी आएगा। अब ये फॉर्मेट सही है बच्चों या ये फॉर्मेट सही है? आप समझे जरा, दिस वन, क्योंकि हमने तो ऐड ही किया है। ये क्या दिखा रहा है? दिस इज नेगेटिव ऑफ फर्स्ट। इस तरीके से हम लोग इसको नेगेटिव लिखते थे। कभी भी दो वेक्टर आपस में नहीं सकते, क्योंकि एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन को भी कैंसिल आउट नहीं कर सकती। पहले का अगर मैं अपोजिट ले लूं उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं और इसका रिजल्ट जो आएगा वो जीरो। अब जीरो पे ऊपर लगा हुआ वेक्टर, इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि मुझे पता है अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली RHS भी वेक्टर होना चाहिए। ये हमने डायमेंशन में पढ़ा था। ये अगर डायमेंशन प्रेशर की तो एनी हाउ ये भी प्रेशर, ये फोर्स तो एनी हाउ ये भी फोर्स, ये अगर डिस्प्लेसमेंट तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? दिस वन। नल वेक्टर जरूर लगा है, ये कभी भी किसी की डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाइड करता, ठीक है। समझ लीजिए इस चीज को, ये आपका रिजल्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं आप ऐसे गए 2 मीटर, ऐसे गए 2 मीटर, वापस आए 2 मीटर, तो अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो कितना बताएंगे आप? जीरो। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका आंसर भी किस में आना चाहिए? वेक्टर में आना चाहिए। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जहां से चले वहीं वापस आ गए। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो जीरो इज व्हाट? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है वेक्टर है, तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर में आना चाहिए, तभी ये LHS is equal to RHS।
ठीक है, तभी पॉसिबल है बच्चों जब ये दोनों वेक्टर में होंगे। ठीक है, क्योंकि ये फॉलो क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, सो दिस इज नल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, रजिस्टर कहाँ है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग बच्चों स्केलर का। देखिए इसके रूल्स, रूल नंबर फर्स्ट, इफ स्केलर इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 0 होगा इसका मतलब पॉजिटिव। ठीक है, इट हैज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। रूल नंबर सेकंड, इफ स्केलर लेस देन 0, इसका मतलब मैग्नीट्यूड नेगेटिव। अब थोड़ा सा सोचो, अगर ये चैप्टर आप स्टडी कर रहे हैं तो कि क्या किसी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब साइज एंड मास, माइनस हो सकता है? या सोचो जरा, साइज किसी का या किसी बॉडी का मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे है? ये कैसे नेगेटिव हो सकता है? ठीक है, अभी जब हम लोग इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव क्या है। ठीक है, चलिए यहां देखिए, पहले हम लोग देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, जो कह रहा है स्केलर, अगर मैं स्केलर को अज्यूम कर लूं लैम्डा, क्या लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड। इसका मीनिंग है बच्चों सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब इसका क्या मतलब है तो समझे जरा। अगर मैं बोलूं लैम्डा की वैल्यू 3 दे रखी है, तो यहां मैं पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब कि अगर ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, तो इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो 1 है, तभी तो 1a। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो बच्चों इसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम ऑफ ए वेक्टर हो जाएगी, 3 टाइम ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ये बताता कौन है, ये स्केलर बताता है, दिस वन, ये मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर। ये 3 क्या बता रहा है कि ये लेंथ, इसकी लेंथ ऑफ द एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो भाई लेंथ अब इसकी कितनी होगी, 3 टाइम्स। तो स्केलर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज लैम्डा, तो लैम्डा भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। इसका मतलब जो ए वेक्टर है अब वो क्या हो गया, 3 टाइम्स। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 3 ऑफ ए, 3 ऑफ ए। इसका रिजल्ट है ए, इसका रिजल्ट है 3 ऑफ ए, 3 ऑफ ए। पहले से ये 3 टाइम्स हो गया, तो भाई 3 क्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, वो क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ द एरो, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्लियर। अब वहां देखिए जरा, इफ स्केलर इज लेस देन 0 दैट इज मैग्नीट्यूड नेगेटिव। अब दिमाग में आता है सर मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो देखें बच्चों, ये मान के चलो बच्चों, अलोंग द एक्स एक्सिस ये दे रखा है बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है 3 मीटर पर सेकेंड, इसको अगर मैं ए वेक्टर नाम दे दूं 3 मीटर पर सेकेंड, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो इसका रिजल्ट होगा 3 ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, 3 ऑफ ए वेक्टर, ये चीज समझ आ गई।
लेकिन अब बोल दिया जाए कि लैम्डा आपको दे रखा है -3, तो r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -3 ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है, -3 ऑफ ए वेक्टर। ये माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस मैग्नीट्यूड नहीं बता रही है, ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन पहले की जस्ट अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस थी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है माइनस ऑफ एक्स एक्सिस हो गई। दिस वन क्लियर हो गया। इसको बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा। माइनस नेगेटिव कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। ये बताता क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है। पहले का ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। पहला अगर x के लिए दौड़ रहा है तो ये -x दौड़ने वाला है, बस ये बता रहा है। बात समझ में आ गई। जैसे मान के चलिए कोई कार दौड़ रही है, बहुत छोटी सी यूनिट ले लेते हैं इसकी, 5 मीटर पर सेकेंड ऐसा मान लेते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड दौड़ रही है, ठीक है। तो इसकी मैं वेलोसिटी वो रिजल्टेंट निकालूं तो कितना आएगा, 5 अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर इसकी बात करूं अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये 5 क्या हो गया, लैम्डा, 5 मीटर पर सेकेंड। या वेलोसिटी होगी तो डेफिनेटली वेलोसिटी होगी, क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो वी बी द वेलोसिटी, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और अब लैम्डा दे रखा है, मान के चलिएगा 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस। अगला इसी क्वेश्चन को बोला, अब उसमें लैम्डा दे रखा है -3, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, -15 मीटर पर सेकेंड। -15 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट टू द एक्स एक्सिस, दैट इज माइनस ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस लैम्डा के लिए कंफ्यूज नहीं होना इस कंडीशन में। इफ स्केलर इज लेस देन 0, इसका मतलब वो हमेशा डायरेक्शन बताएगा जो कि रिवर्स डायरेक्शन होगी किसकी, पहले वाले की। रिवर्स डायरेक्शन होगी किसकी, इस वाले की। क्लियर। तो ये होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। क्लियर, ओके। किसी को डाउट हो तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन किसी भी वेक्टर का इजीली कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, आइए देखते हैं पोजीशन वेक्टर। तो बच्चे पोजीशन वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज पोजीशन। पोजीशन क्या है, ठीक है। मान के चलिए ये कोई लड़का इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है यहां। अब आपसे पूछे इसकी पोजीशन क्या है तो कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते भाई। क्यों, जब तक हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तब तक हम इसकी पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, जैसे आप लोग अपने अपने स्कूल में हो, कोई पूछे अपने पेरेंट्स से कि वो बच्चा कहाँ है आपका, तो क्या बताएंगे, वो अपने स्कूल गया है। तो स्कूल तो बहुत सारे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा कि उस स्कूल गया है। तो किसी भी चीज की पोजीशन के लिए हमें पता होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। तो उस रेफरेंस पॉइंट को बच्चों बोला जाता है ओरिजिन, दिस वन। यहां से मैं बता सकता हूं इस ए की पोजीशन क्या है, ठीक है, कि यहां से कितना दूर है। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर की, तो ए पॉइंट अगर मैंने यहां ले लिया तो मैं क्या करूं, उसे इस ओरिजिन से मिला दूं, दिस वन। क्लियर। अब अगर इसकी डायरेक्शन दिखानी हो तो वी कैन यूज एरो हेड।
तो बच्चों ये क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर, और इसको हमने नाम दे दिया आर ऑफ ए वेक्टर, आर ऑफ ए वेक्टर। तो किसी की भी पोजीशन बतानी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, ओरिजिन लेने। और ओरिजिन की खास बात यह है, आप जहां मर्जी इसको शिफ्ट कर सकते हो, जहां मर्जी। अगर आपको यहां ओरिजिन लेना है, यहां ले लीजिएगा दिस वन, तो भी आप इसकी पोजीशन बता सकते हो। ठीक है, मान के चलिए कोई पोजीशन यहां है, एक बच्चे की पोजीशन हमें बताना है, तो आपको यहां ओरिजिन ले लो, तो भी हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो पूरी पोजीशन दैट इज ओरिजिन कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर, जहां आप चाहें वहां पर इसको शिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस पॉइंट से ले लो। ठीक है, लेकिन जहां आप एक ओरिजिन मान लेंगे, मान के चलिए कोई सवाल कर रहे हैं, अगर आपने एक प्लेस को ओरिजिन मान लिया उस सवाल में, तो सारे आंसर उसी ओरिजिन पर बेस्ड होने चाहिए। आपको हर आंसर का जवाब उसी ओरिजिन से देना पड़ेगा, इसको आप याद रखिए। ठीक है, बारी बारी से हम ओरिजिन चेंज नहीं कर सकते, एक प्रॉपर न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, आपने उसमें एक ओरिजिन डिसाइड कर लिया ये वाला, तो हर किसी की पोजीशन आप यहीं से बताएंगे, इसको बार बार हम शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लियर हो गया। ओके, ये जनरल के इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर। ठीक है, जहां आप चाहें वहां शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को बच्चों डिफाइन करूं तो देखें जरा, ये वेक्टर सॉरी पोजीशन, ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। देन यू कैन चूज ओरिजिन। ठीक है, एक हमने कार्टेशियन प्लेन लिया और ये हमने ओरिजिन, और इससे इसको मिला दिया, ये हो गया बच्चों आर ए वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, इसको मैंने ले लिया एंगल थीटा। ये एंगल देखिए बच्चों, एंगल इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। वेक्टर के साथ जो भी आप एंगल लेंगे वो हमेशा कैसा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। वाइज एंगल। ठीक है, दिस वन। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर ए वेक्टर इज इक्वल टू आर ए एंड एंगल थीटा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर ए बी द पोजीशन वेक्टर, वो इससे कितना एंगल शिफ्ट हुआ है, दैट इज थीटा एंगल, थीटा एंगल। क्लियर। अब मान के चलिए हमने एक दूसरा वेक्टर लिया इसी पर, या दूसरी पोजीशन ली बी पोजीशन। अब ये पोजीशन डेफिनेटली ओरिजिन से जाएगी, इसको लिख सकते हैं आर बी वेक्टर। ठीक है, इसका हमने एंगल ले लिया बच्चों फाई, फाई एंगल। तो कैसे लिखेंगे, आर बी विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो लिखेंगे कैसे, आर बी कितना एंगल बना रहा है, दिस इज फाई एंगल, दिस। क्लियर। दूसरा देखिए, अगर मैंने कोई भी सी पॉइंट यहां ले लिया जस्ट लाइक दिस, तो एंगल देखो, फाई डैश। अब ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, तो डेफिनेटली कैसा है, क्लॉकवाइज एंगल है। अब क्लॉकवाइज तो नहीं लिया जाता, हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे लें भाई, कैसे लें इसको, रेफरेंस लाइन से कैसे लें, ये तो डाउनवर्ड जा रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको लिखने का तरीका समझें, आर सी वेक्टर, क्योंकि ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, इज इक्वल टू आर सी एंगल माइनस ऑफ फाई डैश, माइनस ऑफ फाई डैश। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन। क्लियर। अब सपोज दैट ये ए पॉइंट बी पर मिल जाता है इस तरीके से, इधर से ये ए पॉइंट कहां जाता है, बी पोजीशन पर, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बच्चों क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तो मैं इस पर अगर ओरिजिन मान लूं, ठीक है, दिस वन, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो ये इस एंगल को अल्फा ले सकता हूं, दिस वन।
इसको मैंने क्या माना, ओरिजिन माना, तो ये क्या हो गया बच्चों, एंगल अल्फा, दिस वन। इसको कैसे लिखोगे आप, यहां पर ये एंगल क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, डेफिनेटली कैसा है, क्लॉकवाइज एंगल है। अगर क्लॉकवाइज एंगल है तो अगर मैं इसके लिए इसको अगर डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि ये डिफाइन किया है भाई, इसको उठा के मैंने यहां रख लिया, रख सकता हूं, ठीक है। अब यहां से मैं अगर देखूं इसको, ये मेरा ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन के क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो अल्फा हमेशा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका लिखने का तरीका देखें, आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए बी एंगल ऑफ माइनस अल्फा, दिस बी द रिजल्ट, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा बच्चों, जिसको कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। रीजन वो पॉइंट है जहां से किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी की लोकेशन आपको बताना है तो सबसे पहले आपने उसको रेफरेंस पॉइंट को लेना पड़ेगा, तभी हम लोग बता सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। दैट इज विद रेस्पेक्ट टू, इसके रेस्पेक्ट में मैं बता सकता हूं कि ये पोजीशन इसकी क्या है, ठीक है। उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर, जहां मर्जी वहां शिफ्ट कर लो। लेकिन अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो ओरिजिन आपने मान लिया तो हर आंसर उसी के हिसाब से देना है उस क्वेश्चन के, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर्स को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर का जो एडिशन हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, वो 4 टाइप से करेंगे। फर्स्ट है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकंड है बच्चों ट्राइंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड द फोर्थ वन पैरेललोग्राम, ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये 4 टाइप से हम लोग वेक्टर्स का एडिशन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों दे रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका रूल क्या होता है। तो बच्चों अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आइए पहले देखते हैं बच्चों इसके रूल। तो वेक्टर को ऐड करने के थंब रूल आप लोग ध्यान रखिए। रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई भी मैंने 2 वेक्टर ले रखे हैं ए और बी वेक्टर, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल से जुड़ना चाहिए, ठीक है, दिस वन। या बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर की टेल, ठीक है। इस थंब रूल को आप याद रखें। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये बच्चों मान लीजिए ए वेक्टर, ये ले लिया हमने बी वेक्टर, अब इस दोनों को जोड़ना है। तो पहले रूल नंबर देखिए दिस वन। तो पहले का हेड दूसरे का टेल, पहले का हेड दूसरे का टेल, कैसे लिखेंगे इसको, पहले का हेड दूसरे का टेल, विद द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग। दोनों की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, ठीक है, शिफ्टिंग कर सकते हैं आप। ए और बी को जोड़ना है दिस वन,
ए से बी को जोड़ना है, तो है एरो हेड जिस पर जोड़ना है उसकी तरफ। इसको बोलते हैं बच्चों रिजल्टेंट। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। किसका रिजल्टेंट? ए और बी का रिजल्टेंट, दैट इज ए प्लस ऑफ बी। क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, दूसरी तरीके से देखें, दिस वन, ये हो गया बच्चों आपका बी वेक्टर। इसको हमने एज इट इज लिया पैरेलल शिफ्टिंग से, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। इसको भी एज इट इज ले लीजिएगा, जस्ट लाइक दैट, ए वेक्टर। अब क्या करेंगे? बी से ए को मिलाना है, एक से मिलाना है तो ए की तरफ वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर। इसको अगर मैं आर डैश ले लूं, इसको आर ले लूं, तो क्या दोनों के रिजल्ट में कोई अंतर आने वाला है? अगर ये 3 ये 4 तो टोटल 7, आर की वैल्यू 7, ये 4 ये 3 टोटल कितना? तो इसका मतलब आर डैश इज इक्वल टू आर। हेंस यहां देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ऑफ ए वेक्टर। और ये आपने मैथ में पढ़ा है, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर हो गया? फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अच्छे से देखो, समझो इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, बाकी आपको एंगल मैंने बता दिया। किसी भी पोजीशन वेक्टर का जो एंगल उसके रेफरेंस लाइन से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आर ए वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा? आर ए वेक्टर इज इक्वल टू आर ए, रेफरेंस लाइन से एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, मान के जो थीटा, तो थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, ये इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, हो गया? ओके, चलो आगे देखें। कोई भी ये डायग्राम हम ले लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया हमने, तो ये बच्चों हो गया इसका आर वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा अल्फा, इसको ले लिया मैंने बीटा। तो आर वेक्टर रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है? तो क्या लिखेंगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एंगल ऑफ बीटा, क्योंकि एंगल तो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। उसी तरीके से बी को कैसे लिखोगे? बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ऑफ एंगल अल्फा। क्लियर? दिस वन। तो इस तरीके से हम लोग एंगल्स को भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं और हम बता सकते हैं रिजल्टेंट और ये वाला वेक्टर कितना एंगल बना रहा होगा रेफरेंस लाइन से। ठीक है, जो हमने ओरिजिन लिया है उसके अलावा कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसके एंगल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए, इससे क्वेश्चन दे रखा है, अ लार्ज प्लेटफॉर्म मूव्स एट 3 मीटर पर सेकेंड and on this platform a boy is running at 4 meter per second in direction perpendicular velocity of platform. What is the net velocity of boy? Net velocity of boy, just देखें, मान के चलें एक प्लेटफॉर्म, दिस वन, जिसकी वेलोसिटी ये दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों? 3 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या कह रहा है? एक बॉय इज रनिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। इसका परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली यही होने वाला है, यानी कि इस डायरेक्शन में वो लड़का भाग रहा है, इस डायरेक्शन में।
ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय एट 4 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया है व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ बॉय, व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ बॉय। ओके, कैसे करेंगे इसको देखें। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अच्छा बेटा, नेट रिजल्टेंट की बात करें तो यही इसका नेट रिजल्टेंट होगा, दिस वन। ठीक है, ये इसका नेट रिजल्टेंट, इसको अगर मैं बोलूं दिस वी नेट, और जो नेट रिजल्टेंट होता है अभी हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा है वो दोनों का सम होता है, बीपी प्लस ऑफ वी। ठीक है, लेकिन एक और चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, जब भी दो वेक्टर का सम किया जाता है या तो हेड से टेल या टेल से हेड, लेकिन ये तो हेड से हेड मिला हुआ है, तो इसको कुछ ऐसा करें, ऐसा शिफ्ट करें कि जो वेक्टर लॉ को फॉलो करे, एडिशन वेक्टर को फॉलो करे। देखते हैं कैसे। ये बच्चों है आपका v b, और ये है बच्चों आपका bp, और ये इसका हो गया नेट रिजल्टेंट v। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसा शिफ्ट किया, पैरेलली इस पोजीशन पर ले लिया मैंने, इसको ले सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं पैरेलल शिफ्ट इसको कर सकता हूं, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों डॉटेड लाइन से। अब बीपी क्या हो गया, दिस वन। ठीक है, ये इसका एंगल, इस वाली लाइन से अगर इस वेक्टर को देखोगे तो नेट इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन। ये एंगल मान लिया हमने थीटा, ये आपका बीपी। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मुझे वी नेट निकालना है तो पाइथागोरस से v किसके बराबर हो जाएगा, बी बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी पी स्क्वायर, एंड दिस बिकम 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और 9 एंड दैट इज 5। तो वी नेट कितना आ गया बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गया, नेट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर पूछा जाए ये नेट वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, तो आप बता सकते हैं इस एंगल को थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, दिस वन। तो अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीपी ओवर वीसी, सॉरी बीबी। ठीक है, बीपी कितना है बच्चों, ये 3, और ये है बच्चों आपका 4। तो थीटा किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 3/4, 3/4 दिस वन। ठीक है, इसको बोला जाता है बच्चों 3/4, दिस इज एंगल 37। ये 37 की वैल्यू है, एंगल 37, तो हम वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे 37 और 53 को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आप 3/4 ही रहने दीजिए। तो ये जो नेट वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रही है, ये 3/4 एंगल, दिस। बात समझ में आ गई। अगर मान के जो ये 37 एंगल है तो ये कितना होगा, 53 है, हुआ 53, लेकिन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है, और हमने अभी पढ़ा है जो क्लॉकवाइज होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गई। तो दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक है, एक और देखते हैं वेक्टर एडिशन को पोजीशन वेक्टर के साथ हम लोग कैसे इंटरलिंक करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अनदर क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल दे रखा है, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट पोजीशन कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। ठीक है, ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया, x एंड y, ये उसका ओरिजिन हो गया। ये आपका कोई पोजीशन P ले ली जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों x1, y1, z1। ठीक है, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर R। ओके,
तो कह रहा है देन दिस पार्टिकल फ्रॉम द पोजीशन टू नेक्स्ट पोजीशन एंड इट्स कोऑर्डिनेट आर x2, y2 एंड z। ये अपनी अगर पोजीशन चेंज कर दे तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों, दिस वन, दिस इज q, और इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2 एंड z2। ठीक है, दिस वन। इसने अपनी पोजीशन यहां से यहां पर चेंज की, दिस वन। और आपको पता है चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ चेंज इन पोजीशन। आपको पोजीशन वेक्टर आना चाहिए, तभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एज अ वेक्टर समझ सकते हैं। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक गया तो ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बताया था दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसको मान के चलो मैं r1 ले लेता हूं और इसको ले लूं r2 वेक्टर। ये एंगल पहले की तरह अल्फा और ये वाले एंगल को ले लेता हूं बीटा, लिख सकता हूं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको आइए देखते हैं। अगर ये r1 है, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया और ये मैंने r2 लिया, तो इसको मैं सिंपल वे से कैसे ऐड कर सकता हूं पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा। तो इसका हेड और इसका टेल, तो अगर मैं इसको r1 वेक्टर ले रहा हूं और इसको मैं ले लूं r2 या डिस्प्लेस को मैं मान लूं d वेक्टर, तो इसको कैसे लिख सकता हूं? r1 वेक्टर प्लस ऑफ d वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन r2। तो क्या जो r2 है वो रिजल्टेंट होगा? बिल्कुल, अभी जो हमने किया था बिल्कुल वैसे समझिएगा। तो ये r2 जो है वो कैसा हो गया? एक रिजल्टेंट की तरह काम कर रहा है, दिस इज r2। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? r2 माइनस ऑफ r1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको लिख सकता हूं डेल्टा r। इसका मतलब होता है चेंज इन ठीक है, दिस इज चेंज इन पोजीशन। तो डेल्टा का मतलब हो जाएगा चेंज इन। ठीक है, बाहर जब भी हम लोग यूज करेंगे तो डेल्टा में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, दिस वन। तो बच्चों मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं। अब यहां देखो r1 के पोजीशन वेक्टर x1, y1, z1, तो मैं क्या लिख सकता हूं? r1 वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है इसको कैसे लिखा जा सकता है, x1 ऑफ i कैप प्लस y1 ऑफ j कैप z1 ऑफ k कैप। प्रीवियस वीडियो को बच्चों देखते रहिएगा, तभी सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो r1 वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर r2, x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 ऑफ k कैप, इस तरीके से। दिस इज 1 एंड 2। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूले में अगर मैं इसमें वैल्यू को पुट करूं तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है? x1 i कैप, y1 j कैप, सॉरी r2 है ना, ये x2 और ये y2 प्लस z2 ऑफ k कैप माइनस x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 ऑफ k कैप। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए आगे, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बच्चों d वेक्टर किसके बराबर आएगा? x2 माइनस ऑफ x1 i कैप, इसको अगर सॉल्व करें तो y2 माइनस ऑफ y1 j कैप माइनस z2 माइनस ऑफ z1 ऑफ k कैप। देखिए यहां से ओपन किया, जैसे ही हमने ओपन किया तो x2 यहां से माइनस का x1, ठीक है, और यहां अगला देखिए प्लस आएगा, यहां पर भी प्लस। ठीक है, दिस। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अभी मैंने बताया दिस टर्म कैन बी रिटन एज डेल्टा x इंटू ऑफ i कैप प्लस डेल्टा y
ऑफ जे कैप प्लस डेल्टा जेड ऑफ के कैप. So this is the another format how we can write displacement. Delta x I cap plus delta y j cap plus delta z k cap. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं z2 माइनस ऑफ z1. ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करा करिए. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. क्लियर हो गया? देखिए ओके, अब देखते हैं बच्चों ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर मैं यहीं से समझने की कोशिश करूं बच्चों ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को, तो देखो जरा इसको कैसे लिख सकते हैं आप. ये मान के चलिएगा ए वेक्टर, ये हो गया बच्चों आपका बी वेक्टर. मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो डेफिनेटली ये रिजल्टेंट होगा. तो इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर. ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ. ये ऐसे गया और ये ऐसे गया. अगर मैं इसको ट्राइंगल को ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको ले लूं मैं सी वेक्टर, सी वेक्टर, तो इसका नेट रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों, 0. या 0 वेक्टर, 0 वेक्टर इज नल वेक्टर. क्यों? नेट रिजल्टेंट 0 कैसे हुआ? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की सोचूं, मैं जहां से चला वहीं वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0. तो इसका रिजल्टेंट बच्चों 0. क्लियर हो गया? इस तरीके से हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीगन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, थैंक यू.